Hello students, welcome to this lecture series on network analysis. लास्ट क्लास में हमने स्लाइड्स के थ्रू कुछ रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर की कुछ पॉइंट्स देखे थे. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे थ्रू द ब्लैक बोर्ड सेशन. तो सबसे पहले हम कुछ रेजिस्टर के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इफ द करंट डेंसिटी इज टोटली यूनिफॉर्म इन अ कंडक्टर, अगर करंट डेंसिटी हमारी यूनिफॉर्म रहती है पूरे कंडक्टर में, तो हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाय ए. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जहां पर L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और रो जो है वो आपका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहलाता है. रो इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. ठीक है, रो इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, जो एबिलिटी रहती है किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की, दैट इज बेसिकली रो. रो डिफाइन करता है कि उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक सके. ठीक है, अब ये तो पार्ट था कि रेजिस्टेंस हम ये कब कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का, जब हमारा जो करंट डेंसिटी है वो तो कंप्लीटली यूनिफॉर्म हो इन द कंडक्टर. बट प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा होता नहीं है जनरली. तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा डिफरेंशियल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के थ्रू. R इज इक्वल टू dV बाय DI. dV बाय DI मतलब डिफरेंशियल वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल करंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू करंट. ये हमको देता है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. ये किस केस में है, जब करंट डेंसिटी हमारी यूनिफॉर्म नहीं होती है कंडक्टर में. ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस या फिर स्लोप रेजिस्टेंस. ठीक है, डिफरेंशियल, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो डिफरेंशियल, आफ्टर दैट स्लोप रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको. ठीक है, और एक बोलते हैं इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस. इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस, ये तीनों में से कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो इसके लिए. इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस, ये तीन नाम हैं, तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो. आगे केवल एक वर्ड लगाना, रेजिस्टेंस, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, स्लोप रेजिस्टेंस या इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस. ठीक है, अब आप आगे जाके पढ़ोगे कहीं कहीं किसी एलिमेंट में. ठीक है, जैसे गन डायोड होता है, उसमें आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिलता है. तो हमारा रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, ये जो dV बाई DI है ये नेगेटिव होता है. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, मतलब बेसिकली बोलना चाहिए कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है. रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है. वो नेगेटिव रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है. वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम होता है, या करंट जब वोल्टेज कम करते हैं तो करंट बढ़ता है. ये ऑपोजिट नेचर जब हमको मिलता है किसी एलिमेंट में, तो हम बोलते हैं हमारा रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है. तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज रिड्यूसिंग, दैट इज नॉट इंक्रीजिंग. इट शुड इंक्रीज बट वो रिड्यूस हो रहा है बेसिकली. दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस में एनर्जी कैसे निकालते हैं. जो पावर डिसिपेट करता है, सॉरी एनर्जी डिसिपेट करता है हमारा रेजिस्टेंस. ठीक है, वो कैसे निकालते हैं. जो हमारा रेजिस्टर है वो जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करता है, कुछ एनर्जी डिसिपेट करता है, कंज्यूम करता है. वो एनर्जी निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे. इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू V इंटू I.
ठीक है, वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये फाइनली क्या मिलेगा आपको, आई स्क्वायर आर। आप इसको आई को लिख सकते हो V बाय आर, तो V इंटू वी बाय आर लिखोगे अगर, तो दिस कैन बी रिटन एज V स्क्वायर बाय आर। ये क्या होती है, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। ये होती है हमारी इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, इससे अब हम एनर्जी निकाल सकते हैं। द एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर इज गिवन बाय E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से T P विच इज द इंस्टेंटेनियस पावर dt। जब आप इसमें P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आई स्क्वायर आर, इन केस अगर आई स्क्वायर आर सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये आएगा 0 से T आई स्क्वायर आर dt। अब आपका I और R अगर दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो I और R जो है, आई स्क्वायर आर पूरा बाहर आ जाएगा और फाइनली आपको जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो मिलेगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। दिस विल बी दी एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड बाय अ रेजिस्टर। ठीक है, इन सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। हमेशा टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमारा रेजिस्टर जो है एनर्जी डिसिपेट करेगा। कितने टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम एनर्जी डिसिपेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दिस टी डिनोट्स द टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए एनर्जी डिसिपेशन या एनर्जी कंजम्पशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसकी जो यूनिट है दिस विल बी जूल्स। ठीक है, एनर्जी की यूनिट आपको पता ही है, जूल्स होती है। यहाँ पर जो यूनिट होगी दिस विल बी वॉट्स, V स्क्वायर बाय आर। वॉट्स पावर में है तो पावर हमारी वॉट्स में होती है और जो एनर्जी होती है ये जूल्स में होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा, ये सारी चीजें मैं जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ कि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीजें। ठीक है, कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में आपने ये सारी चीजें देखी होंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। जो पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, उसको मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा उसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। सीरीज में मान लीजिए मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी हम 3 ही मान लेते हैं। यहाँ पर R1 है, यहाँ R2 है, दिस इज R3। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है V1 हो रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 हो रहा है, यहाँ V3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये 2 पॉइंट्स हैं A और B। तो अब अगर मुझे यहाँ पर एक करंट भी फ्लो हो रहा है विच इज I, कैपिटल I। तो एक तो आपके जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, मल्टीपल रेजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या होता है, उनके थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो सभी में सेम होगा। और जो टोटल वोल्टेज होगा ए बी, वी ए बी अगर मैं बोलूं ए से बी तक टोटल वोल्टेज, दैट विल बी द सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी का यूज करके हम फाइनली हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है, अगर मुझे आर ए बी निकालना है पूरा इन तीनों का फाइनल, एक सिंगल, अगर इन तीनों रेजिस्टर्स को मैं सिंगल रेजिस्टर से वो करना चाहूँ, रिप्लेस करना चाहूँ, तो वो वैल्यू क्या होगी रेजिस्टर की, वो निकालना चाहते हैं अगर, तो हम कैसे निकालेंगे। ये हमको पता है दैट V दिस कंप्लीट V A B की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। V A B इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V A B क्या होगा, I इंटू सम रेजिस्टेंस जो हमको निकालना है, I इंटू सम रेजिस्टेंस। आई एम कॉलिंग दैट रेजिस्टेंस एज REQ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस विल बी इक्वल टू V, क्योंकि V इज इक्वल टू IR हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, उसी के हिसाब से मैंने लिखा। I करंट तो वही फ्लो होगा उसमें, हमको पता है, और R इक्विवेलेंट, ये तीनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टर अगर हमको लगाना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो वाला रेजिस्टर। ठीक है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, V1 यहाँ पर आ जाएगा I, करंट सेम है, इंटू R1, क्योंकि V1 R1 के अक्रॉस वोल्टेज है। देन V2 इज वोल्टेज अक्रॉस R2, सो IR2
V3 इज वोल्टेज अक्रॉस R3, तो I R3। अब इसमें से आप I कॉमन ले सकते हो तीनों का, I यहाँ पर भी है, I और I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज रेजिस्टेंस के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालने का या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है। अगर ऐसे मल्टीपल और भी अगर तीन की जगह 4, 5 या 8 रेजिस्टर भी लगे हुए हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इसी तरीके से आएगा, सबका सम। अगर सीरीज में लगे हैं सारे के सारे रेजिस्टर्स तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधे सीधे आपको सम करना है सबका, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है जब पैरेलल में लगे होते हैं हमारे रेजिस्टर्स जो हैं, पैरेलल में लगे हों 2 या 2 से ज्यादा, तब क्या होता है। तो अभी हम पहले 2 के लिए देखते हैं, फिर हम जनरलाइज करेंगे उसको। ठीक है, अगर हमारे 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इस तरीके से पैरेलल में, ये लगे हुए हैं R1 और R2। अब मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिप्लेस, मैं रिप्लेस करना चाहता हूं R1 और R2 को एक सिंगल रेजिस्टर के, और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो मैं निकालना चाहता हूं। तो मैं मान लेता हूं यहां से करंट समथिंग I1 जा रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज समथिंग V है, ये अज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पर कोई करंट I1 जा रहा है, यहाँ पर कोई करंट I2 जा रहा है। तो यहाँ से हम देख के बोल सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि यहाँ से जितना करंट जा रहा है कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा। तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इन दोनों के अक्रॉस जो रेजिस्टर, ये आपका वो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दोनों में सेम होगा। पैरेलल में जब हमारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड रहते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स, जितने भी यहाँ 2 हैं तो 2 के अक्रॉस, अगर ऐसे 10 भी होंगे तो 10 के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो सेम रहेगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर कोई रेजिस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टर आ जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो पैरेलल का मीनिंग यही होता है, अगर ऐसा लगा है तो पैरेलल में है, अदरवाइज पैरेलल में नहीं है। पैरेलल कब होता है, कोई भी 2 रेजिस्टर या कोई भी 2 एलिमेंट पैरेलल में कब कहलाते हैं, व्हेन दे हैव 2 कॉमन नोड्स। जैसे इसमें है, ये एक कॉमन नोड है, इसको मैं मान लेता हूँ समथिंग स्मॉल a, ये एक कॉमन नोड है दोनों का स्मॉल b, इसके अलावा इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो दोनों a और b के बीच में कनेक्टेड हैं। ये दोनों कॉमन नोड्स हैं a और b इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए। अगर ऐसा कोई केस मिलता है तो ही हम मानेंगे कि हमारे रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, अदरवाइज वो पैरेलल में नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे रेजिस्टर्स या 2 एलिमेंट्स, कोई भी 2 एलिमेंट्स पैरेलल में हैं या नहीं है। और सीरीज में कब कहलाएंगे, जब उनके थ्रू करंट बिल्कुल सेम जा रहा होगा। सेम मतलब वैल्यू में सेम नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वैल्यू में सेम हो तो वो सीरीज में ही हो। ठीक है, आपको ये देखना है कि हमारा जो करंट एक एलिमेंट के थ्रू जा रहा है सेम टू सेम करंट दूसरे एलिमेंट के थ्रू भी जा रहा है। ठीक है, वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, सेम करंट फ्लो होना चाहिए, उसमें सेम करंट जाना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन R1 के थ्रू जा रहा है वही इलेक्ट्रॉन R2 के थ्रू भी जाना चाहिए, तभी उसको सीरीज में बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर I को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये R इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालेंगे वो है। दिस इज इक्वल टू V, वोल्टेज सेम है R1 के अक्रॉस भी और करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो V बाय R1 प्लस V बाय R2। ये भी मैं सिंपल उसी से लिख रहा हूँ, किससे, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR होता है, तो I क्या हो जाएगा, V बाय R, उसी के हिसाब से लिखा है मैंने। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका फाइनली, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये 2 रेजिस्टर्स जब सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर मल्टीपल और ज्यादा भी हैं तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं हम, +1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। अगर उससे ज्यादा रेजिस्टर्स लगे हुए हैं पैरेलल में तो
ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टर्स वाला पार्ट। रजिस्टर अगर सीरीज में लगे हों, पैरेलल में लगे हों, है ना, उनके जो एनर्जी कंजम्पशन है उनका वो निकालना हो आपको, वो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली। तो रजिस्टर से रिलेटेड जो चीजें थी वो इतनी ही थी। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आपका दैट विल बी कैपेसिटर। कुछ छोटी छोटी चीजें और हम आगे देखेंगे कि अगर हमको किसी रजिस्टर के अक्रॉस, जैसे हमारे रजिस्टर्स, मल्टीपल रजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो किसी पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना हो, हमको अगर पता हो कि ओवरऑल वोल्टेज क्या है, ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, और हमको अगर एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हम आगे देखेंगे वो सारी चीजें। अब नेक्स्ट आता है कैपेसिटर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। एक तो ये हमने देखा ही था that Q, the charge stored in the capacitor, is equal to C capacitance into V voltage across it, voltage drop across it। ठीक है, अब हमने एक चीज और पढ़ी हुई है that I, current I is equal to dQ by dt। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो अगर ये यहाँ पर Q की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट करूं CV, तो यहाँ पर हमारा कौन सा वो लगेगा, d by dt ऑफ CV। अब ये आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो यहाँ पर अप्लाई होगा। उसमें क्या करते हैं हम, पहले C को बाहर कांस्टेंट मानेंगे और V को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस V को कांस्टेंट मानेंगे, C को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इन जनरल मैक्सिमम प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है, द कैपेसिटेंस वैल्यू डज नॉट चेंज विद टाइम। तो ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि ये C कांस्टेंट रहता है हमारा, ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया, तो 0 इंटू V विल बी 0। तो फाइनली हमारा जो करंट आता है flowing through the capacitor, that is given by C, the capacitance value of that capacitor, into dV by dt, rate of change of voltage across the capacitor। ठीक है, C I is equal to C into dV by dt। ठीक है, ये हमने देख लिया कि जो करंट है किसी कैपेसिटर के थ्रू वो कितना आता है, ये इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब कैपेसिटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सडन चेंज इन वोल्टेज कैपेसिटर में क्यों नहीं हो सकता, कैपेसिटर क्यों अलाउ नहीं करता सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, वो यहाँ से पता चलता है। देखो, अगर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज होगा, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का मीनिंग क्या है, हमारी वोल्टेज वेवफॉर्म कुछ इस तरीके की रहेगी। देखो, अगर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज की बात करें, ये मान लो हमारा वोल्टेज है, दिस इज टाइम, ये V ऑफ t है, ठीक है, V ऑफ t, और ये टाइम एक्सेस है। अगर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज होगा, समथिंग इस तरीके का हमारा वोल्टेज जा रहा है, फिर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का मीनिंग ये होता है कि वो एक ही पर्टिकुलर टाइम पर एक वैल्यू से डायरेक्टली दूसरी वैल्यू पे चला जाएगा, इस तरीके का। तो इस केस में dV by dt क्या होगा, और उसके बाद फिर ऐसा। तो ये जो केस है, दिस इज सडन चेंज इन वोल्टेज। सडन चेंज इन वोल्टेज के केस में dV by dt क्या होता है, द स्लोप, बेसिकली स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होता है, ये है 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो स्लोप क्या आएगा, 1090, 1090 इज इंफिनिटी, मतलब dV by dt क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। dV by dt इंफिनिटी होगा तो करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इनफाइनाइट कोई भी करंट या वोल्टेज नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम बोलते हैं कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, बिकॉज सडन चेंज इन वोल्टेज अगर होगा तो हमको करंट इनफाइनाइट मिलने लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, इसी तरीके से हम इंडक्टर की भी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, आई आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे,
अगर हमारे पास ये है I इज इक्वल टू सी dV बाय dt, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, dt यहाँ ले आते हैं, I dt इज इक्वल टू सी dV, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, तो dV हम क्या लिख सकते हैं, I अपॉन सी dt। अब अगर आपको V चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, V या यहाँ dV कर देता हूँ मैं, dV का इंटीग्रेशन 0 से V तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से T तक I बाय सी dt। अब हमको ये पता है कि हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम अज्यूम करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक टर्म और आएगी यहाँ पर, कौन सी, प्लस सी, ठीक है। जब भी हम डिफरेंस आपका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म भी आती है। ये कांस्टेंट टर्म इस केस में तभी आएगी जब हमारा कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होगा। अगर इनिशियली चार्ज नहीं होगा तो ये वाली जो टर्म है आपकी हमेशा 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा V इज इक्वल टू 1 बाय सी इंटीग्रेशन 0 से T I dt प्लस C। ये C, दिस C इज द इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। जो हमारा कैपेसिटर लगा है वो इनिशियली अगर कुछ चार्ज है तो ये C जो है नॉन जीरो होगा। C इज नॉन जीरो व्हेन द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड। अगर इनिशियली हमारा कैपेसिटर जो है रिलैक्स है, उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं है, तो ये C 0 हो जाएगा और फाइनली हमारा रिलेशन जो आएगा वोल्टेज और करंट में वो ये आएगा। ठीक है, इस C जो हमने C लिखा था, दिस इज बेसिकली VC0 इनिशियल वोल्टेज इन द कैपेसिटर। ठीक है, जब हमने शुरुआत की थी अपने एक्सपेरिमेंट की या वोल्टेज रीडिंग्स लेने की, करंट रीडिंग्स लेने की, तब जो चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारे कैपेसिटर में, वो चार्ज, वो वोल्टेज चार्ज है अगर उसमें, तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ वोल्टेज भी होगा उसके अक्रॉस, तो वही वोल्टेज रहेगा, ये VC0। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका एनर्जी। एनर्जी जो ये स्टोर करता है, कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। रेजिस्टर हमारा एनर्जी डिसिपेट करता है, कंज्यूम करता है। कैपेसिटर और इंडक्टर हमारे एनर्जी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कैपेसिटर स्टोर्स इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर स्टोर्स इट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो अभी हमने देखा जो आपका एनर्जी है dW या DE भी लिख सकते हो आप, DE लिख लो क्योंकि हमने वहां E लिखा था। DE विल बी इक्वल टू P dt। इसका दोनों का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आपको फाइनली जो पावर है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब P dt को आप क्या लिख सकते हो, VI dt। P जो है इंस्टेंटेनियस पावर है विच इज V इंटू आई एंड dt। I को आप क्या लिख सकते हो, आप I इज इक्वल टू dq बाई dt, dq बाय dt। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा V इंटू dq। दिस इज बेसिकली DE, डिफरेंशियल एनर्जी। अब अगर हम निकालना चाहते हैं टोटल एनर्जी E, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 से लेकर समथिंग Q तक, VDQ। ठीक है, V को क्या लिख सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ चार्ज हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, हमने देखा था Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V क्या हो जाएगा यहाँ से, V इज इक्वल टू Q बाय C। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q बाय C,
यहाँ स्मॉल क्यू यूज करूंगा मैं, बिकॉज लिमिट्स में हम कैपिटल क्यू यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2/c dq, ये यहाँ से आया है आपके, q इज इक्वल टू सी वी से, v की जगह मैंने q/c रख दिया है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दैट इज E इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/c बाहर आ जाएगा, q dq का इंटीग्रेशन विल बी q²/2 और लिमिट्स आएंगी 0 से कैपिटल Q तक, मतलब हाफ Q², सॉरी कैपिटल Q आएगा यहाँ पर, Q²/c, ठीक है, हाफ Q²/c। अब फिर से हमको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो हाफ C² V²/c, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, हाफ CV²। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पूरा पार्ट आपको पता होना चाहिए। एक तो हाफ Q²/c, दूसरा हाफ CV², ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो इन फॉर्मूले को फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी दैट इज बीइंग स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम इंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और उसके बाद हम सीरीज पैरेलल वाला नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे। इन दोनों का, कैपेसिटर और इंडक्टर का सीरीज पैरेलल में कैसे हम निकाल सकते हैं इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ये नेक्स्ट क्लास में हम अलग से देखेंगे, ठीक है। अभी हम इंडक्टर की कुछ जो फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो इंडक्टेंस L इज इक्वल टू फाई द फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय I, करंट I फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, ये एक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू L इंडक्टेंस इनटू द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर I। अब हमको पता है अगर हम डिफरेंशिएट करें बोथ साइड्स, तो d∅dt विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ Li। यहाँ पर से अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम अपने डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ आ जाएगा L di/dt प्लस I dL/dt। फिर से हम अज्यूम करेंगे कि हमारा जो इंडक्टेंस है दैट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हमारा जो d∅dt बचेगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू L di/dt, और d∅dt जो है वो हमारा वोल्टेज के बराबर होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से हमको इंडक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, जैसे कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। क्यों सडन चेंज इन करंट, मतलब ये di/dt इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे वहां dv/dt इनफाइनाइट होता है, अगर सडन चेंज इन करंट मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो di/dt इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वोल्टेज इन्फिनिटी मिलने लगेगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। ये चीज नोट कर लेना आप, दोनों पॉइंट्स, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज और इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट और कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। मैथमेटिकली भी आप बता सकते हो कि कैसे आप बोल रहे हो ये चीज, क्यों अलाउ नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो इसी से रिलेटेड है, हमने अभी देखा V इज इक्वल टू L di/dt होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू L
di बाई डी टी होता है। तो यहाँ अगर मैं I निकालना चाहूँ, di इक्वल टू v बाई एल डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं अगर मैं, तो नाउ आपको क्या मिलेगा, प्लस सी। ठीक है, कोई सी टर्म मिलेगी। एल जो है इंडक्टेंस, दैट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका आई इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी प्लस सी। ठीक है, ये सी अगेन यहाँ पर क्या है, दिस इज आई एल जीरो। अगर हमारा इंडक्टर इनिशियली चार्ज्ड है, इंडक्टर में इनिशियली कुछ स्टोर्ड है चार्ज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी। अदरवाइज अगर वो इनिशियली रिलैक्स्ड है, अनचार्ज्ड है, तो ये वैल्यू जीरो मिलेगी। तो फाइनली अगर अनचार्ज्ड इंडक्टर की बात करें तो हमारा फॉर्मूला ये है, I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी। अगर आपको वोल्टेज गिवन है तो आप करंट निकाल सकते हो, अगर आपको करंट गिवन है तो आप वोल्टेज निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनर्जी। नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी जो स्टोर कर रहा है हमारा इंडक्टर, वो कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली एनर्जी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू पी डी टी होता है हमारा। ठीक है, तो जब आप E निकालोगे, दैट विल बी इंटीग्रेशन पी डी टी विच विल बी इक्वल टू, P की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, पावर इज इक्वल टू अगेन सेम जो हमने अभी देखा था, V इंटू आई, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब हमने देखा है V क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो एल आई डी आई बाई डी टी, और डी टी एक पहले से है, डी टी अलग हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन एल आई डी आई। ठीक है, एल इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू करंट, तो फाइनली आपका जो E आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, दोनों आप देखोगे दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम अनटिल एंड अनलेस आपका करंट वेरी ना हो रहा हो। यहाँ पर करंट वेरी ना हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज वेरी ना हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर डायरेक्ट वो देखा जाए तो सिंपल सा रिलेशन ये है कि अगर आपका कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है ये निकालना हो आपको, और आपका वोल्टेज कांस्टेंट गिवन हो, तो एनर्जी स्टोर विल बी कांस्टेंट, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सिमिलरली इंडक्टर में अगर करंट आपका कांस्टेंट हो, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, तो यहाँ पर भी एनर्जी जो स्टोर हो रही है इंडक्टर में, दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसके अलावा म्यूचुअल इंडक्टेंस का कुछ पार्ट हम छोटा सा देख लेते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और ट्रांसफार्मर, एक फॉर्मूला छोटा सा म्यूचुअल इंडक्टेंस का देखते हैं, और फिर एक ट्रांसफार्मर के जो नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज करंट का एक फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ आपको जस्ट रिवीजन के लिए। बस आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, एक होता है M इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, M इज इक्वल टू K विच इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इनटू अंडर रूट ऑफ L1 L2। L1 L2 कौन से, दो रेजिस्टेंस, दो इंडक्टर्स हैं आपके, जो हमने देखा था ट्रांसफार्मर में ऐसे दो इंडक्टर्स लगे हुए हैं। तो एक L1 है, दिस इज L1, दिस इज L2, एंड द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन देम इज बेसिकली K, और यही डिसाइड करता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू। मतलब इसमें अगर कुछ करंट फ्लो होगा तो कितना उसके कारण इंडक्टेंस इसमें आएगा, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस।
here K is the coefficient of coupling. K is the coefficient of coupling. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये पार्ट हम और डिटेल में देखेंगे जब डॉट कन्वेंशन की बात करेंगे। डॉट कन्वेंशन में ये वाला पार्ट हम और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही काफी है। और नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में बना ही देता हूँ दोबारा से, है ना, बिकॉज ट्रांसफार्मर उनको लगेगा। ट्रांसफार्मर में मान लीजिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज आपका Vp है, जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग, इसके अक्रॉस का वोल्टेज Vs है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी टर्न्स जो हैं इंडक्टर में, दिस इज Np, दिस इज Ns, नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज Ip, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज Is। तो इनके बीच में क्या रिलेशन आते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो Vs अपॉन Ns, the voltage in the secondary winding divided by the number of turns in the secondary winding is equal to Vp by Np। ये एक फॉर्मूला है। और जो सेकेंड फॉर्मूला है दैट इज I के टर्म्स में Is इंटू Ns इज इक्वल टू Ip इंटू Np। ये दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज कर सकते हैं हम फॉर फाइंडिंग आउट वेरियस करंट्स, वोल्टेजेस और नंबर ऑफ टर्न्स एज पर द गिवन क्वेश्चन। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।